अर्थ सैटेलाइट, हेडिंग लिखो अर्थ सैटेलाइट, लिख लो लिख लो। अर्थ सैटेलाइट। तो जी एक हमारी प्यारी अर्थ होती है, एक उसका होता है सैटेलाइट। क्यों मारे उस बेचारे को, पाप लगता है। तो ये क्या है, सोचो क्या है, एस्ट्रोनॉट है ये पूरा, ये बड़ा सा, अच्छा वो कार्टून है। तो ये मून से हमें दिख रही है धरती, है ना, तो समझ जाओ मून ही होगा। धरती धरती तो दिखेगी नहीं, धरती से धरती तो दिखेगी नहीं, ये मून है। अब देखो मून, मून वगैरह से ना बादल आ सकता है काला, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर की वजह से जो लाइट होती है वो यहाँ फैल जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें ब्लू दिखता है स्काई। और कहीं जाओगे तो ब्लू दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, कुछ होल्ड कर पाते हैं वहाँ दिख सकता है, वहाँ की बात अलग है, जो एटमॉस्फेयर होल्ड कर पाते हो, लेकिन ये मून तो नहीं करता। तो कैसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक सब कुछ। तो ये अर्थ दिख रही है, देखो सुंदर सी, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, जो भी है मतलब। तो एक तो सैटेलाइट होता है हमारा मून, एक सैटेलाइट कौन सा होता है, मून, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। सही सुना, सही तो सुना। तो एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, इज दैट क्लियर। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो धरती ने, धरती के पास पहले से ही मौजूद है, कंपनी की देन है, कंपनी से बन के आया। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ करा नहीं, कंपनी मतलब समझ जाओ जो भी कंपनी, नेचर वगैरह, तो सोलर सिस्टम जो भी, तो वहां से बन के आया, तो ये होता है नेचुरल। तुम्हें जान के आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मून कितने दिन में चक्कर पूरा काट लेता है धरती का। एक क्या, एक दिन में, कुछ ज्यादा नहीं हो गए, मतलब धरती है कोई मिला थोड़ी है तो एक दिन में चक्कर काट लिया, धरती लगा रही 365 दिन, तुम कह रहे एक दिन में काट लेता है। देखो जी ऐसा नहीं है, झूठे झूठे हो तुम, मक्कार हो। एक दिन में नहीं काटता, 24 दिन में, 28 दिन में काटता है। कितने दिन में, 28 दिन में। यहीं से हमारे दिन बनते हैं, हिंदी वाले जो दिन होते हैं वो चांद से बनते हैं, पता ना, चांद की मोशन से, पहली तिथि दूसरी तिथि, तो वो चांद के दिन से निकाले गए। 28 दिन इस हिसाब से होते हैं एक महीने में। कैसे, चांद की मोशन, चांद जो होता है वो क्या करता है, 28 दिन में एक चक्कर काटता है। किसका, धरती का, अर्थ का चक्कर 28 दिन में। सन का कितने में काटता होगा, 365 दिन में काटता है। अर्थ के साथ तो है चिपका हुआ, अर्थ जाएगी 365 में तो वो साथी जाएगा, ऐसा जाएगा रुक यहाँ मैं आती हूँ काटिए चक्कर, ऐसे नहीं बोलेगी, उसको साथी लेके जाएगा ना बेचारे को। सारी बात तो वो 365 में काटता है। ये पेचीदा सवाल नहीं था, लॉजिकल सवाल था। ठीक है, और हाँ पता है, पागल है, हाँ बोलो। मैं यहाँ से, ये जो बोल तो बोल बोल ऐसे अब बोल। साथ साथ ही घूमता है चांद, ये दोनों साथ साथ घूमता है ना, सब साथ साथ लेके चलता है। जुपिटर के बहुत सारे मून होते हैं, तो ना सबसे ज्यादा मून जुपिटर के होते हैं। मून भी चलता है, हाँ रोटेट कर रहा है, हाँ 365। ठीक है, और एक बात और है कि जो मून है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता होगा अर्थ की तरह, वो 28 दिन में करता है। आलसी बहुत है, 28 दिन में धरती के चक्कर काटता है, और 28 दिन में ही अपना चक्कर काटता है। अपना भी 28 दिन लेता है वो। क्यों लेता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बहुत ज्यादा है उस पर लगा हुआ, तो अर्थ उसको घूमने नहीं देती। ठीक है, तो बहुत मुश्किल में वो घूम पाता है। और कितने दिन में चक्कर काटता है अर्थ का, 28। अपना भी, इसलिए हमें चांद की एक ही साइड दिखती है, एक ही साइड दिखती है। सोचो क्यों, 28 दिन में काट रहा है, हम भी ऐसे घूम गए और साथ भी चल रहा है, तो यही साइड दिखती रहेगी नहीं दिखती रहेगी, आई बात समझ में। तो हमें चांद की हमेशा एक साइड दिखती है, अमेरिका वालों को हमेशा दूसरी साइड दिखती है, हमें हमेशा दूसरी साइड दिखती है। ना 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 सेम नहीं है, एक डार्क साइड कहलाती है, वहाँ पानी के चांसेस हैं पाए जाने के। अभी तुमने देखा होगा, सुना हो न्यूज़ में, तो एक सैटेलाइट भेजा चाइना ने जो डार्क साइड पे जाके गिरा, उसकी मून की जो डार्क साइड होती है। ठीक है, तो हमें एक ही साइड दिखती है उजली वाली, क्लियर है, दूसरी नहीं दिखती। दूसरी जब दिखती है तो गायब हो जाता है, चांद दिखता ही नहीं। देखा ना कुछ दिन चांद नहीं दिखता,
14 दिन 15 दिन चांद नहीं दिखता, 15 दिन दिखता। पुण्य में तो पूरा दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता चांद? क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता सोचो। हाँ, क्योंकि क्या हुआ होगा कि जो साइड है वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई होगी, दूसरी तरफ, डार्क साइड। कई बार ऐसा होता है फेस आधे दिखता है। वो क्यों दिखता है? सन की वजह से। सन की जितनी लाइट पड़ती है, जितने दिन जितने हिस्से पे उतना हिस्सा दिखता है। तो कुछ रात भी तो होगी ना एक हिस्से पे कभी, 28 दिन बाद या जब भी होगी रात, तो जब रात होगी उस साइड पे तो वो हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि दूसरी साइड तो देखने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरे हिस्से पे दिन हो रहा है, इस पे रात हो रही है, तो इसमें रात हो तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चांद गायब हो जाता है। समझ गए ना कहानी? रहता वही है। पता तो तुम्हें चांद क्यों नहीं दिखता? अंधेरे में, मतलब अंधेरे में कुछ दिन होते हैं, कुछ रातें होती हैं जिनमें चांद नहीं दिखता। पता तो तुम्हें क्यों नहीं दिखता? तो ये पता करो ना क्यों नहीं दिखता। पता लग गया? क्योंकि उस हिस्से पे रात हो रही होगी, तो कैसे दिखेगा? जब लाइट ही नहीं पड़ रही, लाइट से तो चीज दिखती है, उसकी खुद की लाइट तो है नहीं, तो उस वाले हिस्से पे क्या हो रहा है? रात हो रही है, इसलिए नहीं दिखता। 15 दिन वहां रात होती है, 15-20 दिन वहां दिन निकलता है। ठीक है? तो सैटेलाइट एक तो नेचुरल हो गया, एक इकलौता सैटेलाइट है हमारा मून, और ये भैया मैन मेड, वो मैन मेड नहीं है। ठीक है, ये कह रही मैन मेड। तो ये जो सैटेलाइट है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाया। इसके काम तुम्हें पता है क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं फोटो खींचना नहीं तो अर्थ के अलग-अलग पार्ट्स की जो जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते वहाँ की फोटोज कैप्चर करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। मंगल, मतलब इसको क्या बोलेंगे? मंगल कहाँ से आ गया? अभी अर्थ की बात चल रही मैं एग्जांपल दे है। तो ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल लड़के ने दिया कि ये बात सच है। इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट इस बात को क्या बोलते हैं जो हम करते हैं इससे, जो इनसे बताई? रिसर्च है जी? रिसर्च चलो यहाँ से फोटोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट का स्टडी करता है सैटेलाइट कि कहाँ की क्लाइमेट कैसी है पता लगा लेते हैं लोग पहले कि बारिश आने वाली है। कैसे पता? फोरकास्ट बेकार है, हैं? फिर बेकार है, भी सीधा वेदर फोरकास्ट आता है। मतलब भाई वेदर फोरकास्ट हमेशा तो गलत नहीं आता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि 90% सही, 92% सही। 90% रॉन्ग, 10% ना ना, ये तो गलत है। सर ये इतना हम देख के बता देंगे। इतनी मेहनत की मैंने। नहीं, 90% से जाता है, जोड़ना बोल। और ग्लोबल वार्मिंग, ये पिघल गया ग्लेशियर, वो पिघल गया, कैसे पता? सैटेलाइट इमेजेस से। एक तो तुम्हें ये बात पता है, और दूसरा तुम्हें पता है गूगल बाबा। पता है गूगल बाबा? कहीं भी जाते हो तो गूगल रास्ता बताओ, पकड़ लेते हो गूगल को, तो ये सैटेलाइट से रास्ता बताते हैं बेचारी। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। तो जीपीएस यही है, समझ रहे हो कहानी? तो यही सैटेलाइट से देख देख के वो रास्ते बताती है। और अमेरिका वगैरह में तो इतने रास्ते हैं कि घर के अंदर का रास्ता बता, मतलब मजाक करो, घर पूरा दिख जाएगा वहाँ, घर की छत पे कोई खड़ा वो भी दिख जाएगा, वो भी इमेज कैप्चर कर लेता है, सैटेलाइट इमेज। दिमाग ही खराब है लोगों का, प्राइवेसी कुछ नहीं हुई, समझ गए? मतलब क्या हो, क्या ही बात हुई है। ठीक है, यहाँ भी तुम्हें पार्क वार्क तो दिख ही जाएगा। देखियो, रुक जा लड़की, रुक जा, देखो पागल हो गई। तो यहाँ तो पार्क वार्क तुम्हें यहाँ भी दिख जाएगा ना, देखोगे तो पार्क का नक्शा दिखा जाता है, वो घर भी दिख जाते हैं, गली दिख जाती है। और चलो और छोड़ो, बहुत हो गया। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट की स्टडी करना। ठीक है, क्या मिला इससे? ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। हाँ क्या सही कह रही हो। तो दूसरा इसका जो काम है वो क्या है? बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करना दुश्मन से, है ना? तुमने एक पिक्चर देखी परमाणु? देखी परमाणु? जो हाँ तो हाँ यहाँ से गन देखी। हाँ देखिए। तो परमाणु पिक्चर में जो है, हमने जो परमाणु, वो हमारे देश ने वो किया था, परमाणु का जो वो किया था, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट किया था। टेस्ट, परमाणु का जो टेस्ट किया था, सुनो ध्यान से बात को। तो अमेरिका जो है वो सब पे नजर रखता है, सब देशों पे नजर रखता है ऐसे सैटेलाइट के थ्रू। इसमें इतने बढ़िया कैमरे लगे हुए हैं इस सैटेलाइट में कि जमीन पे एक रेत भी पड़ा ना, उसके दाने दिखा देगा, इतने ऊपर से घूमता हुआ, इतनी क्लियर पिक्चर देता है। तो अगर तुमने देखा हो तो उसमें वो जॉन अब्राहम वो उसकी आर्मी की ड्रेस वगैरह पहन के घूमता है, जबकि आर्मी में है नहीं, थोड़ा बहुत देखा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था बेसिकली, जो टेस्ट किया था, इसके जो हेड थे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो वो आर्मी की ड्रेस पहन गए थे, आर्मी कुछ कर रही है जिससे वहाँ पता ना लगे, और रात में करते थे वो सब काम, पल्ला वल्ला बिछा के, जब वो कैप्चर ना कर सके।
या वो घूमता कहीं किसी और देश के इमेज पकड़ रहा है, तब उनको पता था कि इस टाइम इस देश में रहेगा, अब वो कर लो जल्दी जल्दी। फिर जब आते फिर सब नॉर्मल, वो कुछ खोदना गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, कुछ कर दिया कि हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसे, तो उससे नज़रें बचा के करना पड़ता था टेस्ट, पड़ता था कि अब भी पड़ता ही है। ठीक है, तो ये इसे सैटेलाइट से नज़र रखता है, तो ये ऐसे भी काम आता है। अब सोचोगे अमेरिका पे क्यों है ऐसी पावर, हमारे पास क्यों नहीं? तो भैया अमेरिका सुपर पावर है, समझ रहे बात, है पावर। इजराइल इसराइल तो उसका छोटा पार्ट है। सो अमेरिका जो है वो क्या है, सुपर पावर है, तो भाई उसके पास हक है ऐसा करने का, तो वो सब देशों पे जो है नजर रखता है कि कौन परमाणु टेस्ट तो नहीं कर रहा कोई। ठीक है, तो एक ये कहानी हो गई, तो पता लग गया नजर रखना। बॉर्डर पे हम भी नजर रखते हैं। हम्म हम्म। और हम भी नजर रखते हैं अपने बॉर्डर पर, हमारा भी सैटेलाइट है। ठीक है, बॉर्डर पर हम भी सैटेलाइट से नजर रखते हैं। सबका नहीं, मतलब जो देश कर सकते हैं उनका है। चाइना का है, चाइना का तो हजारों ढेरों है। ठीक है, चाइना तो चाइना ही है। तो समझ रहे हो कहानी, तो यहाँ पर इस तरह से होता है। एक काम तो ये हो गया, और दूसरा काम क्या है, दूसरा तो पता लग गया मौसम का। तीसरा काम क्या है, टीवी। तुम्हारा टीवी चल रहे हैं, सैटेलाइट बाबा चला रहे हैं। कैसे, रेंज निकलती है, टीवी की एक रेंज होती है ना, फिक्स रेंज, तो वो रेंज होती है, रेंज सैटेलाइट पर पहुंचती है, सैटेलाइट उसको सब में फैला देता है कि भाई रिसीव कर लो। तुम्हारे घरों में एंटीना लगे, वो रिसीव कर लेते हैं। वो कहाँ से रिसीव करते हैं, सैटेलाइट से। वो जो रेज है वो सैटेलाइट से आ रही होती है। आई कहानी समझ में, नहीं समझे, समझ गए ना। तो जो तुम्हारा टीवी सिस्टम है, टीवी वाला, वो कहाँ से काम करता है, सैटेलाइट से। बारिश में देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है काम, टीवी के सिग्नल गायब हो जाते हैं, तो पता लग गया क्यों, यहाँ बीच में बादल आ गए, तो रेस थोड़ी सी फैल रही थी ढंग से, वो फैल नहीं पा रही, रिसीव नहीं कर पा रहा रिसीवर, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सैटेलाइट का काम, बहुत इंपॉर्टेंट तुम देख रहे हो। तो ये सब आर्टिफिशियल है, हजारों लाखों सैटेलाइट इंसान भेज चुका है, वो धरती के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेस का कचरा ही बढ़ रहा है उससे, समझ रहे बात। हाँ, तो इतने सारे घूम रहे हैं, कोई जा रहा टकराएगा उससे। ठीक, तो ये सब चक्कर, तो क्या सैटेलाइट फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, हो ही जाते हैं। इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, 2 साल 3 साल चलता है बस, फिर दूसरा भेजना पड़ता है। ठीक, तो सैटेलाइट जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो जियो स्टेशनरी और एक पोलर। एक जियो स्टेशनरी और दूसरा पोलर। नाम से पता लगा स्टेशनरी, रुका हुआ रहे, पोलर जो पोल के साइड घूमे। अब देखते हैं ये रुका हुआ कैसे रह सकता है, धरती तो घूम रही है। हाँ जी, क्या बोले, पर ये रुका रहेगा तो काम खराब हो जाएगा। किसने बताया, आपने? हाँ था, और मैंने वहाँ बताया था 24 आवर्स होता है, तुम्हें याद रह गया, वेरी गुड। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही। तो मान लो रुका हुआ रह गया, सोचो 1 मिनट को, मान लो रुका हुआ रह गया, तो इंडिया ने भेजा अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, तो हमने भेजा यहाँ, हम इंडिया में है, हमने यहाँ भेजा, हमारे ऊपर लगा हुआ है, और धरती घूम गई, और वो पाकिस्तान के इमेज दिखा रहा है, वो चाइना के इमेज दिखा रहा है, तो काम तो गड़बड़ हो गया। हमने तो अपने बॉर्डर की सुरक्षा नहीं समझे क्या बात, ये रही धरती, और हमने यहाँ इंडिया, ये मान लो इंडिया, और हमने यहाँ भेजा सैटेलाइट, ये रहा, तो ये इंडिया के पास पड़ रहा है किस टाइम जब हमने भेजा। अब धरती ये रुका हुआ अभी, और धरती तो घूम रही है, लो इधर अमेरिका आ गया, अब अभी अमेरिका की इमेज दिखा रहा है, समझ रहे हो कहानी। इधर कनाडा आ गया, कनाडा की इमेज दिखा रहा है। अब पहले सुन तो लो बात को, मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमने जो टीवी चलाने के लिए भेजा था वो अपने देश में भेजा था, अमेरिका में भेजा था, समझ रहे हो बात ही नहीं। हमने इसको भेजा था कि भाई हमारे देश में रेंज भेज देना टीवी की, तो हमारे देश में भेज रहा है 2 बजे, 3 बजे इधर घूम के अमेरिका दिख गया, अब अमेरिका में भेज रहा है, अमेरिका मजे ले रहा है हमारे सैटेलाइट के, तो ये तो काम खराब हो गया। तो इसका मतलब रुका हुआ, तो ऐसा तो काम खराब हो जाएगा। तो रुका हुआ मतलब इंडिया में ही रहे, इंडिया को भेजता है तो क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे इसका टाइम पीरियड सेट करना पड़ेगा, मतलब ये धरती के साथ साथ घूमता रहे, टिंग टिंग टोंग टोंग टोंग, तो इंडिया में रहेगा नहीं रहेगा। तो जो इंडिया में आदमी उस मतलब औरत भी है, तो उसको क्या लगेगा, रुका हुआ लगेगा नहीं लगेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो रुके हुए नहीं होते, रुके हुए क्यों लगते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ 24 आवर्स होता है, वो अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उतनी से वो रोटेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत पता है तुम्हें, वो सब थोड़ा सा अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट 24 में नहीं घूमती अर्थ, थोड़ी 88.6 मिनट ऐसे करके होता है कुछ, मतलब आवर्स, तो वो थोड़ा सा नहीं आवर्स, अरे मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ समझ रहे हैं बात। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है,
24 आवर्स। क्यों होता है पता लग गया? क्योंकि अर्थ भी लगभग 24 घंटे में घूम जाती है और ये भी, तो ये रुका हुआ ही लगेगा, एक ही देश में रहेगा। यस ठीक है। और पोलर का साथ जो सीन है वो दूसरा है। पोलर तो अपना पूरा चक्कर काटता रहता है, तो वो सब की जगह, सब जगह की इन्फॉर्मेशन देगा। हरी बात में यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, पीछे की, हर जगह की। तो अमेरिका वाले वो कौन से सैटेलाइट है जो घूम रहे हैं सब तरफ, और ये वाले कौन से? जियो स्टेशन। और ये धरती के बहुत पास होते हैं, कैमरे बढ़िया हैं और धरती के पास भी हैं। ये बस 500 किलोमीटर पे होते हैं, 500-600 किलोमीटर पे। और ये वाले 36,000 किलोमीटर पे। हरी भाषण में ये तो 500 किलोमीटर पे ही पाए जाएंगे, लेकिन ये जो जियो स्टेशनरी होते हैं कहाँ होते हैं? 36-37,000 किलोमीटर दूर होते हैं। इसमें इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये जो सैटेलाइट अगर इतना दूर भेज दिया ना, 36 से यहाँ से घूम पार निकल जाएगा कहीं और, ये घूम ही नहीं पाएगा, अर्थ उसको रोक ही नहीं पाएगी। पोलर वाइज इसको रोक लेगी बेचारे को, ये तो बिल्कुल इक्वेटर पे आ रहा है, आजा, ठीक है, तो इसको रोक के रख लेगी, घुमा लेगी। आई बात समझ में? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। पोलर सैटेलाइट पास होते हैं और जो जियो स्टेशनरी है बहुत दूर होते हैं हमसे। बहुत दूर कितने? 30-35 हज़ार जो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, कितना कुछ है। तो हेडिंग क्या लिखा था आपने? अर्थ सैटेलाइट। तो ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आएगी, थ्योरी थी इसकी, तो लिख लो। द बॉडीज the bodies which revolve around a planet, the bodies which revolve around a planet are called what? Satellites. अब planet क्या होते हैं? जो किसी स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। सन क्या है? स्टार। ठीक है, सर सन क्या सर है। और जो उसके चारों तरफ घूमते हैं सन के, वो प्लेनेट होते हैं। और जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं वो होता है सैटेलाइट। क्या बात लिख दी? आर कॉल्ड सैटेलाइट। स्टार्स के चारों तरफ जो घूमते हैं वो प्लेनेट, प्लेनेट के चारों तरफ जो घूमते हैं सैटेलाइट। ठीक है, पलट दूं? आगे लिखो, आगे लिखो। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दिख रहा तुझे ऊपर से? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नोट करके लिख दो। मून रिवॉल्व्स इन 28 days. Moon revolves in 28 days around Earth, and also completes one rotation about its own axis, and also completes one rotation about its own axis, about its own axis। अपनी खुद की एक्सिस में भी 28 days में अगला लिखो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हो गया नोट वोट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो बनाए गए हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड। तो लिखो, human made satellites are called artificial satellites. Human made satellites are called artificial satellites. Are called artificial satellite. They are used in various purposes. They are used in various purposes, like study of climate, study of climate, comma, स्टडी ऑफ क्लाइमेट और लिख दिया क्या?
नहीं और कहाँ देखता है? मीडिया। और बताओ किसमें होता है, अभी तो बताया। टीवी वगैरह वगैरह मतलब क्या? तो लिखो कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। नेट नहीं चलता इससे, कहीं सोचो नेट भी से चलता होगा। नेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर से, समुद्र के नीचे तार जाते हैं। किसके? ग्लास के, प्लास्टिक के, कांच के। समुद्र के नीचे तार बिछाए थे प्लास्टिक के बने हुए। देखो क्या होता है, वो जो तार होते हैं ना वो टावर से कनेक्ट होते हैं। वो जो तार होते हैं किससे कनेक्ट होते हैं? टावर से। टावर क्या करता है फिर? वो वेव्स की फॉर्म में भेजता है। तो समझ जाओ क्या दिक्कत आ रही है। मौसम खराब है तो क्या है, टावर से जो वेव है इधर उधर भाग गई। लेकिन सैटेलाइट से नहीं आते फोन के वेव भी, और कौन से वेव भी? नेट के वेव भी। जीपीएस आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये नोट कर लो, यूपीएससी में आएगा। हाँ सच में आता है, मजाक कर रहा हूँ। क्या लिखा जी? कम्युनिकेशन सिस्टम कॉमा सिक्योरिटी पर्पस, बॉर्डर बॉर्डर वाला, सिक्योरिटी पर्पस एटसेट्रा। लिख दिया? आगे लिखो। तो ये हमने थोड़ी सी स्टडी कर ली कि क्या होता है सब कुछ। अब हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड किसे कहते हैं? जो अपनी ऑर्बिट में जिस रोटेट नहीं, रिवॉल्व, रिवॉल्व रिवॉल्व, रोटेट और रिवॉल्व में तो जानते हो। रोटेट, अपने हाँ, और बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रोटेट और रिवॉल्व में ये डिफरेंस है। तो ऑर्बिटल स्पीड में समझ में आ गया कि जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। तो लिखो द स्पीड विद विच, the speed with which satellite revolve around the planet, is called what? क्या करूं? is called, हाँ ठीक है, is called orbital speed। ब्रैकेट में लिख देना v नॉट, से इसके डिनोट करते हैं v नॉट। ओ ऑर्बिटल, ई एस्केप, एक वी ई था एस्केप, एक वी ओ है ऑर्बिटल। अब ये कैसे निकालेंगे देखो। तो मान लो ये अर्थ है और अर्थ की जो रेडियस है वो आर ई से उसको लिखने का रिवाज है, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर कोई एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, ठीक है। समझ में आई तक बात? तो क्यों कर रहा है, क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है मतलब ये बता दें क्यों, किसका मन कर रहा है? क्यों घूम रहा है मतलब किस फोर्स की वजह से घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है। और जब घूमता है तो एक और फोर्स लगता है। हाँ ठीक है ना, मन में बोल जाती है उन्हें, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अब आने देती है। एक तरफ से बोल दिया। ठीक है। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ को लगता है? बाहर को लगता है, जैसे क्लियर। और क्यों लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अभी कुछ सवाल हमने करे थे कि चार मास हैं वो म्यूचुअल सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रहे हैं, करे थे ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखो जी, तो जो घूमा ये भाई तो इस पे लगा सेंट्रीफ्यूगल, जो कहाँ से मिला? ग्रेविटेशनल से। अरे ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल कहाँ से आया? ये दोनों के ग्रेविटेशनल से आया कि नहीं आया? दोनों कौन? सैटेलाइट और अर्थ बाबा, मतलब माता। एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बताओ। बहुत बढ़िया। वी कौन है? स्पीड ऑफ दैट सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड जिससे वो घूम रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ, ठीक है। रेडियस पेडियस नहीं है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है? सेंटर से, तो पता है ना। तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता है, अब पता लग गया। एफ जी कहाँ के रहने वाले? श्रेया कहाँ के रहने वाली हो?
भाई यहाँ से यूपी का तुमने, यूपी इतना बड़ा है, यूपी यूपी में बिहार कर दिया तुमने। मैं नहीं खेल रहा। बलिया, छपरा, छपरा, आरा हिले, छपरा हिले, पटना हिले ला। ये ऐसे गाना था? क्यों ठीक है, ये तो बड़ा फेमस गाना है। एफ जी, तो एफ जी की वैल्यू बताओ जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बता दो। जी आर वही है, एक टीचर के हाथ हुआ काले सूट पहनने वाले लड़की का फोन है? मुझे गलत दिख रहा है, तुम सबको मुझे दिख रहा है क्या? तो क्या दिख रहा है? व्हाटएवर ब्लू, हमें तो काला सूट दिख रहा है। एक आर से एक आर कट गया, एक एम से एक एम भी कट गया। एम क्या है, छोटा एम क्या है? उसका नहीं, सैटेलाइट का, सैटेलाइट का मास, और एम ही क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो बताओ वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट, ये तो कुछ कुछ उसके जैसी आई है एस्केप की, वहाँ 2 आया था, यहाँ 2 नहीं आ रहा बस, है ना? तो इसको भी उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। आर क्या है देखो, आर ई प्लस एच, सेंटर से लेकर आर ई प्लस एच, होगी नहीं हुई? अब देखो भाई साहब, जल्दी बताओ, याद आ गया तुम्हें? आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर ई स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है? तो क्या बचेगा? 1 अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये होता है स्मॉल जी। तो वी नॉट हो गया अंडर रूट जी, आर ई कॉमन चलो जाओ, समझ रहे हो? आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, 2 नहीं है बस, समझ रहे हो कहानी? यहाँ से एलसीएम ले ऊपर कुछ जाए, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो ये आ गया। फिर से वही बात कि अगर एच बहुत ही छोटा हो आर ई से, जैसे वो पोलर सैटेलाइट की बात थी, तो एच को गायब कर देंगे, गायब कर देंगे तो क्या बचेगा? वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आर। हमें नहीं सुना, टॉर्चर करे तो मुझे मेंटली केस करो तेरे ऊपर। वी नॉट कितना हो गया? अंडर रूट जी आर ई। समझ गए बात? तो दोनों में रिलेशन भी पता लग गया। वो था अंडर, वो कौन? एस्केप, अंडर रूट 2 जी, 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 टाइम्स, है ना? हाँ, वी आया था अंडर रूट 2 जी आर ई, ये भाई साहब आया है अंडर रूट जी आर ई, जी आर ई, जिया अरे तो वी, तो जो वी और वी ओ या वी नॉट होता है, वो होता है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी। दिख रहा है ना सब? ये दिख रहा है तुम्हें? सड़े लो। वी नॉट को अंडर रूट 2 से करोगे तब तो वी आएगा। ये घटिया सा डायग्राम बना लो, ये रहा सैटेलाइट। ज्यादा बड़े सैटेलाइट नहीं होते, बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट। गुलाबी सूट वाली लड़की का खून टीचर के हाथों से। हाँ ये भी है, 2 का वो। हिंदी बोल पहले, समझ नहीं आया क्या बोल दिया? क्या बोल जाता है? वो ऐसे आ जाएगी। चाहे श्रेय से पूछ ले, चाहे इससे पूछ ले, चाहे जी ऐसे पूछ। तू क्या गंदे सारे कर रहा? दो मिनट दिखा रहा। क्या कह रहा है बता? बता दो। कह रहा है जो बड़ा सा होता है पंख फैलाने वाला, तो बड़े भी तो होते हैं, ऐसे कह रहा है क्या? जो जिसके पंख होते हैं ऐसे, हवाई जहाज होता है वो। हवाई जहाज नहीं होता। अभी मैंने एक सैटेलाइट दिखाया, उसके पंख लग रहे थे। तो बोल, चल पहले बोल। मैं ना फोन में लिख के भेजूंगा, यार फोन में कैसे लिखेगा? मैं समझा नहीं बस तू क्या कह रहा था।
जहाँ से मुझे लगा तो ये कह रहा था कि सैटेलाइट बड़े भी तो होते हैं, ऐसा कह रहा था। चाइनीज नाम की शटर के बारे में कुछ बोल रहा था ना। शटर तुरंत शटर, तेरे से अच्छी तो मुझे आवाज आई, सैटेलाइट तो आई कम से कम। मैंने ड्राइंग भी बनाई हुई है। सही लिखना भी है क्या? नहीं जी अभी नहीं लिखना, अम्मा कसम है तुम्हें लिख दिया तुम। हो गया नहीं कंसिडर, हंस ले, ये लिख ले, जल्दी लिखो, तुम्हारे ये 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है मुझे। सर नहीं आ सकते ठीक है ओके मैं नहीं आ सकती अभी देखना देख ही रहे हैं। सब कौन पकड़ गया? हो गया नहीं बारिश, बारिश हो गई। उप्स, कंसीडर अभी से देखते नहीं थे। लिखना भी है क्या? ये नहीं लिख रहा हूँ मैं। अम्मा कसम थी इस पे ना लिखने पे, आधी अम्मा कसम चढ़ गई इस पे, इस लड़की के पीछे वाली पे, इसने एम बी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया। मैंने काट दिया देखो लेट कंसिडर मतलब कंसिडर, इसको काट दो। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, consider a satellite of mass m is revolving is revolving around earth at a distance small r। जी ये कितनी उंगली है? ये कितने उंगली है? चीज चीज क्या मतलब? तो दो ठीक है। चीयर्स, सर आप हंसो मत अब। देखिए मैं हंस रहा हूँ पगलेट। चीज तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, चीज दो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, The distance are फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सही तो है? एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा स्मॉल भी लिख देगा ऐसे में डबल है, बहुत बढ़िया। अच्छा इन्होंने लिखा स्मॉल आर from फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। एंड आर बराबर आर ई प्लस एच, आर बराबर आर ई प्लस एच, और एच क्या है? वो सरफेस से डिस्टेंस, सैटेलाइट तक की डिस्टेंस। आर बराबर आर ई प्लस एच, नई लाइन से लिखी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, पता है ना सेंट्रीपिटल रिक्वायर होता है, घुमाने के लिए चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय gravitational force is obtained by gravitational force between earth and satellite। centripetal force required is obtained by, बोला है assume that force of gravitation F जो है वैसे होता क्या है? वो तो ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, होता है कि नहीं? लेकिन उसने कहा कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना हो के अगर ये फोर्स आर की पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, वैसे तो आर स्क्वायर के होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? वैसे तो आर स्क्वायर के होता है, लेकिन बोला कि आर स्क्वायर के ना हो के आर की पावर एन के हो, तो बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा?
तो फिलहाल जो टाइम पीरियड है, फिलहाल मतलब यहाँ किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, होता है कि नहीं, हाँ होता है, yes यानी कि जो टी है वो प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 3/2 के, देखो 3/2 है ना, हाँ होता है कि नहीं, yes ये होता है तो क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखो फोर्स में और टाइम पीरियड में क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलता है टाइम पीरियड फोर्स। अच्छा पहले स्पीड निकाल लेते फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, पहले स्पीड की पूछिए ना, तो स्पीड से तो टाइम पीरियड आराम से आ जाएगा, टी वी बराबर 2πr/t। तो फोर्स में और वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, घुमाने के लिए, हाँ घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और घुमाने का मतलब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि नहीं, हाँ नहीं समझे बात यहाँ तक। तो एफ की वैल्यू हमने क्या रख दी, एम वी स्क्वायर, जो वी नॉट भी कह सकते हो, अपॉन आर, वो तो होती है, हाँ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मत भी लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे रहने दो, तो पावर चेक करनी है बस, कांस्टेंट वगैरह का नहीं देखना। तो ये एम कांस्टेंट को हटा दो, समझ में बात क्यों हटा दिया, हाँ ये कांस्टेंट है चलो मत हटा दो फिर दिमाग तुम्हारा सड़ जाएगा कहाँ से, ये कांस्टेंट लगा दिया के और ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो v की वैल्यू कितनी है, r इधर अपॉन में ऊपर जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, हाँ तो ये हो गया k अपॉन m r की पावर n-1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो k भी कांस्टेंट है, m भी, तो ये भी कांस्टेंट ही बना। तो जो वेलोसिटी है वो किसके, अच्छा v स्क्वायर है, तो बताओ v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, k अपॉन m का अंडर रूट और r की पावर का अंडर रूट करोगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, n-1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ और क्या देखो ये तो करना ना, तो प्रूव करोगे जो ऑर्बिटल स्पीड है ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r की पावर n-1/2 के, नहीं समझे। अब टाइम पीरियड तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, v बराबर क्या होता है 2πr/t, तो t बराबर 2πr/v, v की वैल्यू रख दो, r की पावर वैल्यू मतलब ये पावर बस, क्योंकि पावर तो निकालनी है बस, r की पावर n-1/2, पाई छोड़ो, r/r की पावर n-1/2 ऊपर ले जाओ, 1 में से घटाओगे 1 माइनस n-1/2 कितना बचा, 2 माइनस n प्लस 1/2 कितना बचा, 1 माइनस n, सॉरी 3 2 और 1 3 हो गया ना, 3 माइनस n/2, कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलती करी, v बराबर 2πr/t, तो t बराबर कितना हो गया 2πr/v, ठीक है 2π तो ठीक है, r ठीक है, और v की जगह हमने क्या रख दिया, क्या आपको पता लग गया गलती, 1/, था वो है ना, तो हमने रखा 1/r की पावर n-1/2, समझ गए ना, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, क्लियर। तो 2 माइनस 1 कितना बचा 1, यानी कि n+1/2 आ गया, n+1/2, आई बात समझ में, तो कुछ भी नहीं थे ना, क्या था, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगाया, f पता है मैं mv²/rv की पावर निकालने, कांस्टेंट को इग्नोर मारते रहो। सर हमने वहाँ पे mv²/r इसलिए वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल दे रखा है कि f डायरेक्ट, और हमें स्पीड निकालनी है, हाँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, वही तो रखते थे v निकालने के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया ना, आ गई बात समझ में, नहीं आगे सर जब let escape velocity of a body kept at surface of a planet is u, तो किसी प्लेनेट की सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो u दे रखी है, if it is projected at a speed of 200% more than the escape speed, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 200 मोर देन, तो पहले होता है 100%, मोर देन तो कितना हो गया 300% ऑफ u, यानी कि 3u, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, 3u, इट इंटरस्टेलर स्पीड इज, हाँ मतलब ये कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट, तो गए मेरे से नहीं हुए, आप कैसे बता रहे हो, तो रखने में क्या जा रहा, अरे ये दे रखा है k की वैल्यू 3, मैं भी इसमें लग गया, अगर मैंने बताया था कि v i बराबर क्या हो, k v e हो, k ग्रेटर देन 1 हो, तो पढ़े होगे तभी तो पता लगेगा, तो ये k ही तो दे रखा है 3 टाइम्स, k होता है रेशियो ऑफ
वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी। ये मैंने लिखा भी रखा है, वी अपॉन वी के होता है, ध्यान से देखो तो पता लग जाएगा। जिस एस्केप वेलोसिटी यू है, ओके सर ओके समझ गया मैं। कुछ नहीं समझा। अरे सर पहले रख दो यहाँ पे, दिमाग में चढ़ाओ, के की जगह रख दो 3। k स्क्वायर माइनस 1 है वो। सर v स्क्वायर अरे हाँ, के स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी। हाँ तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी की जगह यू रखा है, आंसर आ गया 2/√2u। 8 का मतलब 2/√2। एट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज x। अब देखो ये भी तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सैटेलाइट की x, तो बोला है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ढूंढो काइनेटिक एनर्जी और टाइम में क्या रिलेशन है। तो टाइम और काइनेटिक एनर्जी में तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा, लेकिन तुम्हें वेलोसिटी और टाइम पीरियड, तो ऐसा लिंक जोड़ा करो कि भैया टाइम पीरियड आता है वेलोसिटी से, आता है कि नहीं। v नॉट बड़ी हाँ कर रही है तो वो v बराबर 2πr अपॉन t। समझाएंगे तो आ ही जाएगा ना। ठीक है लड़की। तो v नॉट होता है 2πr अपॉन t, और आंसर आ गया। देखो कहां से आ गया, अब तो पता लग ही गया काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो k बराबर, अरे k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k की जगह x, हाफ की जगह 2, मतलब ये 2 हो जाएगा, और m, और v नॉट की जगह वैल्यू रख दो ये 2πr इंगे 4 पाई स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। लेकिन क्या बस हो गया, पूछा क्या है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, टाइम पीरियड और x में क्या प्रोपोर्शन है पूछा, तो पता लग गया क्या प्रोपोर्शन है, 1/2। अरे इधर देखो ना, ये पावर 1/2 हो गई, 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, उल्टा कर दो पहले। अच्छा तो t स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m अपॉन 2x। तो ये सब तो कांस्टेंट्स, कुछ भूल जाओ, और t प्रोपोर्शनल हो गया 1/√x, जिसको आप कह सकते हैं x की पावर -1/2, जिस तरह से ऑप्शन दिया हो। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड इज इक्वल टू, ये भी वैसा ही है, 1/4 ऑफ एस्केप स्पीड। समझ रहे हो बात, 1/4, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, एस्केप की 1/4 है, ऐसा दे रखा है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज। तो बोला कितनी हाइट पर है बताओ, सरफेस ऑफ अर्थ की, आई कहानी समझ में, किसकी 1/4 है, सरफेस ऑफ अर्थ की। तो v नॉट की वैल्यू हमने रख दी √g अपॉन 1 + h अपॉन r, 1 + h अपॉन r। सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस और अर्थ पर कितनी थी, √2gr। ये सर यही तो बता रहे, सबसे पहले ही हमने बताया था। वो तो ठीक है, पर क्यों बताया था देखना ना, क्योंकि उसने बोला है जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर इतनी होती है अर्थ के आसपास जब h 0 हो। आई कहानी समझ में, ये था बस, अब तो हो गया। स्क्वायरिंग और बहुत साइड कर दो तो हो गया GRE। छोटे छोटे कभी कभी कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये बात जिया ने सही कही, GRE से GRE कट गया, GRE इनटू कर दो, कितना है 1 + 1 अपॉन, इधर 2 आ जाएगा, तो h अपॉन RE इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू RE। ठीक है, पर कैसे आया, मैंने अब खुद से करना है सर, ये जरा। Which of the best represent the variation of radius r of a circular orbit of satellite against time period? तो t स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल था r क्यूब के। तो ये लगभग किसका ग्राफ आएगा, r बढ़ रहा है तो t भी बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग आएगा, एक बात तो ही तय हो गई। आएगा कि नहीं आएगा, r बढ़ रहा है तो t भी बढ़ रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि टाइम वर्सेस r का सही ग्राफ कौन सा है। इंक्रीजिंग है लेकिन बहुत सारे इंक्रीजिंग, अभी देखना, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो डिक्रीजिंग है, ये गलत हो गया। एक ये भी नहीं हो सकता सीधा सीधा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है,
मतलब यहाँ बिल्कुल प्रोपोर्शनल थोड़ी है, पावर वावर लग रही है ना। नहीं समझे बात? ये ग्राफ तो इसका है y प्रोपोर्शनल टू x, तो ये भी ऐसे ढूंढा करो। ये भी नहीं हो सकता, नहीं वाले ढूंढो, अपने आप हाँ वाला मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और फिर पता लग गया कि ये भी नहीं हो सकता। पता लग गया क्यों नहीं हो सकता? नहीं लगा? r बढ़ रहा है तो t घट रहा है इसका, तो आंसर मिल गया। यही है बस। इसमें क्या हो रहा है? t भी बढ़ रहा है, r भी बढ़ रहा है। ऐसे ढूंढा करो, बस खत्म बात। ठीक है। सबसे पहले अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना है, नया कॉन्सेप्ट है, ये आइंस्टाइन ने दिया था, तो नया ही होगा। ठीक है। तो न्यूटन तक लोग क्या बात थी वो यहाँ पर अटक गए कि ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की न्यूटन ने डिस्कवरी कर दी, बात खत्म। लेकिन ग्रेविटी एक्चुअल में लगती कैसे है ये आइंस्टाइन ने बताया। समझ रहे बात? कि ग्रेविटी जो है एक्चुअल में काम कैसे करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कैसे है किसी पर, तो ये किसने बताया? आइंस्टाइन ने। कैसे बताया? देखो, उसने बताया आइंस्टाइन ने कि कोई भी चीज हो, कोई भी मास हो, वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। फील्ड मतलब शक्तिमान देखा जी? एरिया तो कोई हाँ देखा है। अरे कुछ भी हो जाए, वो शक्ति निकलती है ऐसे करके, है ना? Waves। वेव्स, है ना? तो वो जो वेव्स है वो वेव जनरेट करता है। शक्तिमान नहीं जानते? सर कोई भी मैटर अच्छा वो ऐसे वाला। जुग 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 जुग, हैं? वही कोई भी मैटर पार्टिकल और वेव जनरेट करता रहता है, और ये ही वेव जा करके फोर्स लगाती है। आई बात समझ? देखो जी क्या नया कॉन्सेप्ट दिया। कोई भी मैटर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाता, मतलब इसको मुझे थप्पड़ मारना है, इसको अपना किसी को भी, मतलब तुम में से इसको, अपने आप को ही। चलो अपने आप को कैसे मार दूंगा? कैसे बगल से हाथ से। मार के दिखा जोर जोर से। तो यहाँ तक मुझे अपना कुछ फोर्स लगाना है, तो दूसरा एक तरीका क्या है? भाग के जाऊँ रैपट मार के वापस, एक तो वो तरीका हो गया, है ना? और दूसरा तरीका क्या हो गया कि मेरे पास कोई शक्ति आ जाए और मैं ऐसा करके यहीं से वेव निकालूं और वो शक्तियां जा करके इसको थप्पड़ मारूं। सर एक तो साथ में मुक्का मारते थे। और वो फिर अपने पेट की निकाल के ऐसे करते हैं। समझ रहे हो कहानी? तो दो तरीके हैं, मतलब मैं इसमें हवा भी चला सकता हूँ यहाँ से, हवा प्रेशर के साथ। है भी ये कहानी? तो आइंस्टाइन ने बताया कि थप्पड़ ऐसे नहीं लगता डायरेक्ट जाके, कैसे लगता है? पहले वेव निकलती है और वो वेव जाकर के फोर्स लगाती है। कुछ बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की। क्या बात समझ में आई? कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्ट नहीं लगता। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब डायरेक्ट थप्पड़ नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? पहले वेव जनरेट होगी। सर यहाँ पे पर वेव कैसे थप्पड़ मारने में? थप्पड़ थोड़ा तो सस्ता एग्जाम्पल था। अच्छा एग्जाम्पल बताया तो आर्यमान वाली शक्ति आ गई मेरे अंदर, आयरन मैन वाली, देखा वो लेजर। हाइपोथेटिकल है ना। तो हाइपोथेटिकल तो बात चल रही है। थप्पड़ क्या सही में लग जाएगा ऐसे? थप्पड़ से उसको रिलेट कर दिया तुमने पूरा कि मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी सच में। लेकिन मैटर में सच में है ये। आई बात समझ में? मैटर कैसे निकालता है? अपने चारों तरफ वेव जनरेट करता है और वो वेव जाकर के फोर्स लगाती है, और ये जो आसपास अपने बना रहा है इसी का नाम क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेट। ये कौन सा वेव निकाल रही है? सब निकाल, तुम वेव दिखते हैं? नहीं है उससे थ्री फिर भी क्या मतलब? इंफ्रारेड, फिर भी क्या मतलब? माइक्रो, तो फिर वेव निकाले तुम्हें दिखते हैं कि वेव? नहीं। फिर वेव निकाल रही हैं, सच में निकाल रही हैं, सब चीजें वेव निकाल, हम भी वेव निकालते हैं अपने अंदर से। पता है तुम्हें? इंफ्रारेड वेव से निकलती है हमारे अंदर से, नहीं पता? थर्मल ग्लासेस देखा है? सुना है? हाँ आर्मी वगैरह में थर्मल ग्लासेस यूज करते हैं, वो रात में दिख जाता है लोगों को, वो चलते चलते उनकी परछाई दिखती है, मतलब आग निकलती है उनमें से। तो आग क्या होती है? वो होती है इंफ्रारेड। सबके अंदर से वेव निकलती सर है। रेस दिखती है सर, अगर उसका हाँ, रेस को वेव कहते हैं। हाँ मतलब वेव दिखती है, उसकी एटम अगर छोटा कर दे। बस यहाँ से हाँ सर, एटम देखा नहीं किसी ने आज तक। कोई छोटे चीज का ले सकता है ना। हमारी मैम ने पूछा था क्लास में, एटम किसने देखा? किसी इंटेलिजेंट से बच्चे ने बोला। मैम मैंने तो एक सामने जाके खोल देखा। एक बार फिर से, कोई भी मैटर, आइंस्टाइन ने ध्यान से बात सुनना, एक कोई भी मैटर क्या करता है? आंसर है अपने चारों तरफ वेव जनरेट करता है, वेव जनरेट करता है, और उस वेव को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है? चार्ज है, अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब जिससे वो फोर्स लगाएगा, डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाता। कैसे लगाता है? वेव के थ्रू।
ऐसे ही आइंस्टाइन ने बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, वेव, ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करता है, और वो ग्रेविटेशनल वेव जाकर के फोर्स लगाती है। आई कहानी समझ में? यस सर। तो अगर अर्थ होगी तो अर्थ पर फोर्स, ये जो भी होगा ये लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सर सन भी फिर करता अरे होगा। सब करते हैं यार, कोई भी मैटर में सब आ गए। क्या है, सन भी करता है, मून भी करता है, फील्ड टकराती है। टकराती है जब भी तो फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, वेव्स जनरेट करते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसने ऐसे किया कि दो मास अगर पास पास रखे हो, सेम मास, और वही दो मास अगर दूर कर दिए जाए तो फोर्स कम हो जाता है। तो उसने क्या बताया इसका रीजन, कि इसलिए कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इन वेव को जाने में फिर वहां तक टाइम लगता होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए थोड़ी देर में फोर्स लगाएगा। हालांकि बहुत तेज चलती है वेव, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। आई कहानी समझ में? और इसी फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी 12th में हम इसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, सारे मैटर्स अपने आसपास क्या करते हैं, वेव जनरेट करते हैं। सारे मैटर फोर्स जो लगाते हैं वो डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाते, तो कैसे लगाते हैं, वेव के थ्रू, और उसी वेव का जो नाम है, क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना ज्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो लिखो, all the matters generate gravitational field around them. All the matter generate gravitational field around them. Hence, gravitational force does not interact directly. Hence, gravitational force does not interact directly. समझ रहे इस लाइन का मतलब, कि डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, वेव्स के थ्रू। ठीक है, लिखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, intensity of gravitational field is given by, of gravitational field is given by I बराबर F अपॉन M, फोर्स पर यूनिट मास। हाँ, I वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन M। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। यूनिट देख लो यहाँ से क्या निकली, न्यूटन पर केजी। तो ये तो ग्रेविटी भी थी, F बराबर mg, है ना, तो वो उसके जैसी है भी। क्लियर है, ग्रेविटी के जैसा इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि वो एक्सेलरेशन है। वो क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ये फील्ड कितना तेज लग, इंटेंसिटी समझते हो ना, जैसे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाइट कितनी तेज चमक रही है, कहने का मतलब फील्ड कितना ज्यादा है, इसका मतलब कौन बताएगा उसको ज्यादा कम को, इंटेंसिटी। कि किसी की इंटेंसिटी 2 है, किसी फील्ड की, किसी की 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वाला ज्यादा फील्ड बना रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बना रहा है। इंटेंसिटी मतलब क्या होगा, पता लग गया, फोर्स पर यूनिट मास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिख दो बाद में, इट इज अ वेक्टर। बोल सकते हैं, क्या कुछ भी बोलते हैं, वेव लेंथ कहाँ से आगे अरे अरे लाइट वेव लेंथ की बात चल रही है, इस बात चल रही है कितनी चमकता है, जैसे इंटेंसिटी, बोला इस चीज पे इससे रिलेट करो। उसे सब कुछ रिलेट कर दिया बस। अगला हेडिंग लिखो, अब बैटिंग में तो सिर्फ इतना ही। आई बराबर, अगला हेडिंग लिखो, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। हेडिंग लिखो, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखो, पॉइंट मास की वजह से फोर्स कितना होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। m से m कट गया तो क्या रह गया, सिर्फ Gm अपॉन आर स्क्वायर। एक m रह गया, एक आर स्क्वायर रह गया। आई बात समझ में? अरे
टाइम वेस्ट करती है। F बराबर G(m1 m2 अपॉन r² होता है। हमने निकालना है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट मास। एक m से एक m कट गया, क्या रह गया? सिर्फ GM upon R. लिख दो I बराबर Gm अपॉन r²। I बराबर Gm अपॉन r²। ये भी लिखे? ना जो तो नहीं, इसको पता लग गया ना कैसे आया। अगला सेकंड पॉइंट देखो, मतलब अगला स्टार लगा के करने बात। इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये सब 12th में इसके प्रूफ हैं, तो अभी तुम्हें सिर्फ याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल शेल समझते हो? खोखला, मतलब जैसे बॉल अंदर से खोखली है ना, तो होता है शेल। और ये लिख देते हैं। हॉलो, हाँ लिख दो हॉलो, ब्रैकेट में लिख दो हॉलो स्फीयर। कहाँ लगाऊं? हॉलो स्फीयर। तो इसमें ए पॉइंट लिखना है इसके अंदर, इनसाइड। इनसाइड होती है 0, I बराबर 0। तुम्हें पता भी है इनसाइड 0 क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें क्या पता है कि जो सेंटर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कहाँ सेंटर से निकलता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अब सोचो होलो, होलो का मतलब मास कहाँ है? बाहर बाहर, अंदर क्या है? आई बात समझ में? हाँ, तुमने अर्थ वाला भी सीन देखा था जब हम डी डेप्थ पर गए थे, तो सिर्फ अंदर वाला स्फीयर लगा रहा था, हाँ, याद है ना? हाँ। सिर्फ अंदर वाला स्फीयर लगा रहा था। अब सोचो होलो स्फीयर है खोखला, उसके अंदर तुम चले गए और अंदर देखो क्या मिला? कुछ नहीं, जैसे मास जीरो फिर जीरो ही होगा। हाँ मास तो मिला ही नहीं कुछ, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बची? यहाँ पर देखो क्या है, कुछ है? कुछ खाली जगह, तो इसलिए इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। तो ध्यान रखना होलो स्फीयर के अंदर कितना फोर्स लगता है? 0। फील्ड भी कितना? 0। जीरो। लिख दिया 0। बी पॉइंट। बाकी तुम पता है कि स्फीयर के लिए हम कूलॉम का ग्रेविटेशनल लॉ लगा सकते हैं, न्यूटन का फोर्स, याद है ना? क्या बताया था? नोट भी लिखाया था कि स्फीयर के लिए भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ। अंतर क्या है कि डिस्टेंस सेंटर से ली जाएगी, हाँ। तो सेम पॉइंट मास की तरह। तो लिख दो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, सेम फॉर्मूला Gm अपॉन r²। Gm अपॉन r²। लिख दी बात? सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड सी। अच्छा इसका ग्राफ भी बना दो उसके साथ, दिख रहा है ग्राफ? मैं बताता हूँ उसको क्या मतलब। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ग्राफ में तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दो। ये 0 है, ये उसकी रेडियस है। अब बताओ सेंटर से लेकर रेडियस तक कितना फील्ड है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म, जीरो। 0। यहाँ पर अचानक से मैक्सिमम, याद को ग्रेविटी को याद कर लो, सेम ग्रेविटी की तरह। हाँ। ग्रेविटी सरफेस पर मैक्सिमम, उसके बाद सरफेस के ऊपर जाओगे तो उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये ग्राफ बता रहा है 0 से r तक खत्म, कुछ नहीं है, डॉट डॉट लगा है, कुछ नहीं है ना, 0। r पर मैक्सिमम, उसके बाद घटना शुरू होती है। क्लियर है ना? यस। ग्रेविटी की तरह बिल्कुल, लेकिन ग्रेविटी में एक अंतर था, ये था। तो ये अंतर क्यों था तुम्हें बताया? वो शैल है, ये शैल है और वो सॉलिड था। तो शैल, हाँ सॉलिड ले रहा, सॉलिड वाला क्लियर है? बना लो उसको। शैल होगा तो यहाँ खत्म कर दोगे, बस अंदर नहीं बनेगा फील्ड। क्लियर हो गया ना बात? मेरे को ग्रेविटी की तरह समझते रहो कि जिस तरह से ग्रेविटी थी, लेकिन थोड़ा ध्यान समझना है, कौन सा नया है थोड़ा सा तुम्हारे लिए। एक हाइट में लिख भी दे सकते ये है क्या क्या। और तो बताया सरफेस पर कितनी जाएगी रेडियस की जगह, और आर की जगह कैपिटल आर रख दोगे, बिल्कुल रेडियस की वैल्यू। सर ये वाला पहले ये देख ले, ये यहाँ पहुंचेंगे। मन का स्वभाव ऐसे होता है, जो है उसमें देखना, जो नहीं है वहां पकड़ता है, होता है नहीं मन का। ऐसे ही होता है, पहले जैसे आगे वाली क्लास पढ़ने का मन करता है, फिर जहाँ जाते हैं सही कह रही हूँ, या पीछे भागता है। दोनों केस है, जहाँ है वहां नहीं टिकता। सर जितना है उतने में खुश नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो अगला हेडिंग लिखो इसी बात पे। इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
ये स्फेरिकल शेल था, वो सॉलिड है, सॉलिड का तुम कर चुके हो। सारे जो ग्रेविटी के साथ चक्कर था वो इसका, लेकिन अंतर क्या है, वो ग्रेविटी थी, ये इंटेंसिटी है और वेक्टर क्वांटिटी। सॉलिड स्फीयर, और तुम्हें याद भी होगा कुछ, क्या याद होगा कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बताया था मैंने, याद है? अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया, जी एम आर अपॉन आर क्यू, लिख दो इनसाइड, आई बराबर जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, आर क्यू। ये जो स्मॉल आर है वो सेंटर से है। देखो मैं बताता हूँ क्या चक्कर, पहले ध्यान से सुनो बात। ये रहा सॉलिड स्फीयर, हाँ, ये रहा सेंटर, हाँ, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कहां से? सेंटर से। यहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी, तो कितनी होती है? कैपिटल आर क्या? रेडियस है, अच्छा, तो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ऑन द सरफेस जाओगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, ऑन द सरफेस आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, अरे यार दिमाग लगाओ ना, सरफेस पर चले गए तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा कैपिटल आर। अब रखो जरा, आर आ गया वही फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, नहीं समझे बात? आर, लिखो, इसके प्रूफ नहीं है, बस ये थोड़ी दिक्कत आती है। रटना वैसे भी, रटना ऐसे भी। रटना नहीं है, थोड़ा समझ के काम करना है, केमिस्ट्री की तरह नहीं रटना। रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, थोड़ा समझ के करो कि पैटर्न बना के कि अच्छा फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है सरफेस पर, तो अंदर क्या हो जाएगा? आर क्यूब इंटू आर, क्योंकि आर बराबर आर देंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी तुम्हें पता है। हाँ, तो देखो आई, ये तो कांस्टेंट है सब चीजें, हाँ, भाई जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आया नहीं आया? ये भी लिख दो, ये इनसाइड की बात थी, बाकी सब सेम है। लिख दो दूसरा पॉइंट, आउटसाइड, आउटसाइड बिल्कुल होलो की तरह ही है, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारा मास आ गया। तो लिख दो आउटसाइड में वही फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड द स्फीयर, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? ऑन द सरफेस पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। हाँ, और ग्राफ बना लो ये वाला। अब ये ग्राफ तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हाँ, है ना? बढ़ रहा है सही सेंटर पर मैक्सिमम, सरफेस पर, उसके बाद घट रहा है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। बना लो, ये सॉलिड का है, होलो का है, होलो में अंदर जीरो होता है, बस ध्यान रखना। लिख दिया? अगला हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन, नहीं है कुछ 4-5 टॉपिक, ये थोड़ी एडिशनल जानकारी तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सब पूछा जा सकता है आपसे, नीट में भी और जेईई में तो पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब 12th पढ़ लोगे ना, फिर सब तुम्हें आसान लगने लगेगा कि अच्छा ये यहाँ से आया था। लेकिन जो बच्चे उनके पास वो पढ़ते थे क्या? 12th 11th का दोबारा पढ़ते थे, हाँ। उनसे 11th मतलब वो भूल गए, मतलब 12th जाते 11th भूल गए। और और जब रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल हमारे जाएंगे। ग्रुप में तो सारे बच्चे आते ही है, बस ग्रेविटेशन ग्रुप में सारे 12th के भी आएंगे। मैं पूछ रही, बता दो। पता नहीं मुझे, पता है छोड़ते नहीं, ट्यूशन छोड़ रहा, ग्रुप छोड़ रहा, फिर ये मजे ले रहे हो। अरे आयुषी खुशी भी तो ऐसे ही पढ़े हैं दोनों। नो कमेंट्स। क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या मध्य उससे तो ध्यान ले लो वरना। क्या नहीं यार, मैं कुछ बोला। इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जीएम अपॉन आर माइनस बी ऑब्वियसली, और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जीएम का मतलब जीएम
पॉइंट मास की वजह से, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ देखो रिलेशन मिला क्या? इसको अगर r से डिवाइड मार दे तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। ठीक है, तो यही है इंटेंसिटी बराबर होता है dv अपॉन dr। dv क्या है? छोटा सा चेंज, dr क्या है? छोटा सा चेंज। लिख दो I बराबर माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर तो पता ही है, मैंने बताया कि कहाँ से आया। ठीक है, इस पे सवाल भी है तो लिखो अगला पॉइंट, इसी का अगला पॉइंट है, इसी का अगला पॉइंट। इफ ये अपना इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी इज इन स्पेस, इज इन स्पेस। स्पेस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझ जाओ क्या कहानी आने वाली है। तो फिर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? हाँ कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल वी ओवर डेल एक्स। एक बार मैंने और सिखाया डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं याद करो, फोर्स वाले में समझाया था। आई कैप माइनस लगाते रहो क्योंकि माइनस होता है फॉर्मूले में। वाई एक्सिस में डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। अभी बता दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, भूल भी गए तो लिख लो, बता देंगे बस लिख लो। अरे वो ये क्या वो क्रॉस में कट करने वो कहाँ की बात, कहाँ जोड़ कर अरे वो ये ऐसे तो था डेल चलिए मैं बताऊंगा। लिख दिया कि के ऊपर वेक्टर लगाते, कैप लगाते हैं लड़की, ऐसे लग रहा है मुझे, नहीं सर, क्या क्या हुआ? ऐसे कैप है क्या इसका? बिठा दूं? यस सर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उस पर एक सवाल देखते हैं तो फिर तुम्हें न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। नीट में तो बहुत कम चांस है आने के, लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन लिखो, इफ gravitational potential at any point, if gravitational potential at any point is V is equal to 3x square y plus 4xyz plus 5yz square। अच्छा पार्शियल डिफरेंस। हाँ तुमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, चलो कोई नहीं। तो अब देखो v के तीनों ही कंपोनेंट है, x भी है, y भी है, z भी है। इसका मतलब स्पेस में, इसका मतलब ये कहाँ पर है? स्पेस में। तो हमें तीनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर याद आया? तो देखो अब पहले आराम से देखो, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है वो लिख दो आपने पहले, इसका क्या नाम बताया था? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आपको ये चीजें निकालनी जो इसके कंपोनेंट है, यानी कि ये और ये करके दिखाओ। तो मतलब देखो, तो इंटेंसिटी x कंपोनेंट कितना आंसर आया? डेल v ओवर डेल x। पहले ध्यान सुन लेना, डेल ओवर डेल x ऐसे लिखते हैं, ऑफ v की वैल्यू रख दो पूरी, 3x स्क्वायर y प्लस 4xyz। तुम तो देखो 12th वाले को कह रहे हो कि वो 11th का सब भूल गए, और तुम तो ये 5वें चैप्टर भूल गए। तो याद आ गया ना इसके होगा। उन्होंने फाइनल पेपर अब वो लड़का जो आया था अभी सरदार, तुम देखा? लड़का था वो सरदार, अरे वो लड़का था, अंकल लग रहे थे। हाँ तुमसे छोटा होगा बेचारा, शक्ल नहीं देखी। मोटा हो गया बस थोड़ा, दाढ़ी थी ना? वो आकाश में पड़ता है। दाढ़ी थी इसलिए बड़े बड़े अंकल जैसे लग रहे हाँ 12th में, थे। तो आपके पास क्या है? वहाँ समझ नहीं आता होगा और क्या। प्राइवेट और 4000 रुपये लेता हूँ मुझसे।
क्या करोगे तो वहाँ लाख रुपए तो यहाँ भी दो थोड़े, जब आए हो तो। सही बात। सही बात है। कितने लगते हैं? 4,000 रुपये 1 घंटा डेली बस। संडे छुट्टी है तो क्या है। तो संडे को क्यों आए? तुम देखो कितने खुश नसीब। चलो इधर 3x² बाई 4xyz 5yz²। अब बताओ क्या करना है इसका। x के रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन आता है वो तो सीखा था। x के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सब क्या हो गया इस बेचारे को, ये ले पानी। सर ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, x के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो देखो 3 और y दोनों ही कांस्टेंट है। x² का कितना हो गया 2x प्लस 4yz तीनों ही कांस्टेंट है, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में। x का कितना हो गया 1। अब ये याद है, पता नहीं मुझे कितना, ये तीनों ही कांस्टेंट है 0। बहुत बढ़िया, यस ठीक है, याद है मुझे। याद है तो बहुत बढ़िया। तो आ गया 6xy प्लस 4yz। ऐसे आई वाई निकाल के बताओ, ऐसे आई जेड निकाल के बताओ। श्रेया तुम क्यों गई थी गाँव? इसकी मम्मी की जॉब लग रही है बिहार में, तो इसलिए सिलसिले वहाँ पे एंट्रेंस था। किस काम में? बोलने दो बेचारी को। किस काम में? छोड़, मतलब जॉब लग गई है। बिहार में गवर्नमेंट जॉब लगी है। मैं पूछा किस काम में? बिहार में कोई जा रही। किस गाँव? बिहार गांव बताया तो फिर तूने, मैंने मान लो मैंने पूछा किस गांव में, तो सीधा बिहार गांव है। मुझे गाँव नहीं पता है। उत्तराखंड से 4 बनेंगे बिहार में, दूसरा बड़ा है। सही में बहुत बड़ा है बिहार। क्वेश्चन कर ले दो। सर ये होगा ना 1 मिनट4x y एक मिनट से पूरा आंसर बता दिया। ये तो इसका था y का। ओके, आई जे भी लगा रखा। नहीं ये अच्छा dot अच्छा, dot ठीक, हाँ ठीक। हाँ आई जेड निकालो, क्या है तेरा? यही आया है। चल एक बता रही कुछ। इसमें 3x² कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अरे सर ये x की जगह में है ना, मैं तो y की नहीं नहीं सर सही तो बता रहा हूँ उसमें। अच्छा तूने गलत किया। अरे सर उसमें y भी था ना, वही खा लिया। फिर इसका इसका तो तो सेम ही आ रहा है। सेम है। नहीं तो ये चीज़ क्या सर है? 4x 4x नहीं 3x² सेम कहा है, उसमें y था, इसमें z है। ठीक है, होशियार लड़की। आई जेड निकालो, सही किया तुमसे, नहीं हो रहा। देखो इसमें y के हिसाब से करना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है हर जगह। 3x² लिखो, 3x², बाकी सब कांस्टेंट है, x z 3 भी तो होता ही है, सिर्फ y का करना है। y का 1 होता है, पता है ना, सर और x की पावर n का है कहाँ, क्या वो z भी है x इंटू पागल है, सर मैं पागल नहीं हूँ। दिमाग खराब है। ठीक है, अरे अरे सही बात सही कर। है 10yz 4xy plus 10yz। चलो तो आई वाई करेंगे डेल ओवर डेल y ऑफ v, तो ये आया 3x² प्लस 4xyz प्लस 5yz²। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, यानी कि 3x² एज इट इज, y का हो गया 1, 4xz कांस्टेंट y को छोड़ के ना, y का फिर से 1, 5z² कांस्टेंट y का फिर से 1। ये आंसर आ गया बस। यस ऐसे निकालो आई जेड कंपोनेंट, तो क्या हो गया डेल ओवर डेल जेड। हाँ तो 3x² y, देख लो एक मिनट, 4yz 5yz², सिर्फ z का करेंगे तो यहाँ z है ही नहीं, यहाँ भी z नहीं है। हाँ, और 5y कांस्टेंट सिर्फ वहाँ तो है z कहाँ है? 4x y z है ना। अच्छा मैंने ये उतार दिया, 4xyz है भाई यहाँ, तो 4xy ऐसे ही z का 1, 5yz² है ना, तो 5 टू जा 10yz, क्लियर है। 5y कांस्टेंट z² का होता है 2z। एक बार डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लेना, जिसपे ना आता हूँ, वीडियो उसकी है शायद से, है ना, है तो है। 2 है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 4xy प्लस 10। अब तो पता ही लग गया क्या करना है। अगर पॉइंट भी दे रखा होता तो एक्स वाई जेड की जगह वो रख देते कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट, है ना, ऐसे देता है ना, याद है तुम्हें 1 2 3 कहीं सवाल पढ़ा था कि फाइंड द फोर्स एट पॉइंट 1 2 3, तो अगर बोल देता फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 2 3
ये सब निकाल के पता है, तो दिमाग को लगा रहा है एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 2, जेड की जगह 3। क्लियर है? समझ आई बात? नोट कर लो। अच्छा नोट मतलब पूरा लिख दो, आई वेक्टर, तो आई एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट, तो 6xy प्लस 4yz के साथ लगा दो आई कैप माइनस 3x स्क्वायर 4x हटना अरे सामने से हट जा। ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे पूछे तो उसकी जगह वैल्यू रख देना लास्ट में, 1 x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3। ठीक है। Yes. सब बच्चे ऐसे नहीं, मतलब कुछ बहुत वो याद भी है 11th का, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं खासकर उन लोगों को। सर आपने जो बोर्ड पे स्टूडेंट है पहले हंस ले उसके बाद बोलियो। सर आपने जो बोल पे सर आपने बोल पे अरे भाई सर आपने जो बोर्ड पर स्टूडेंट लगा रखे उसके बाद लिख लिए बढ़िया। वो असली है कि नकली है, सिर्फ पूछ रही। ओ भाई कैसे कह रहे आपने बोर्ड पर स्टूडेंट लगा नकली तो नहीं है। क्या लगती नकली तो नहीं, नकली नकली का मतलब है जो बोर्ड पे स्टूडेंट फर्जी तो लगा रखे। बोर्ड पे अरे बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है। ये पूछ रही हूँ आपने अभी यहाँ पर क्या अरे वो बोर्ड पे स्टूडेंट्स है, वो आपकी पढ़ाई में है। नहीं दूसरे को पढ़ाए हुए मैं लगा रखे क्या बदतमीज है। आकाश थोड़ी हूँ मैं कि किसी का भी लगा देगा कुछ भी पैसे देके। और आकाश वाले तो करते हैं, पता है तुम्हें? जो आकाश पढ़े होते हैं उनका ही लगाते हैं, हैं? उनका ही तो लगाया था, किसका? मतलब जो टॉपर होता है आकाश की। टॉपर ऊपर नहीं होते हो तुम्हें, उनकी लंबी कहानी चलती है, कोई नए आते हैं। उनका खेल लंबा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा बच्चों को। हाँ उनका खेल लंबा ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे ने टॉप किया, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया, उसे पैसे दे देंगे, फिर देख तो हमारे से वो पढ़ रहा था, कोटा वोटा कहीं भी पढ़ रहा था, नेवी पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी से भी आते हैं ज़्यादातर, ये यार वन वाले सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, तुम्हें वैसे बताऊँ तो। ठीक है, जिनकी रैंक टॉप 100 में आती है वो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया, बाकी सेल्फ स्टडी से आता है। कोचिंग कुछ हेल्प नहीं करती, हालांकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ तुम्हें, जब तक कोई खुद से रिविजन ना करो। सर जो बोर्ड पे आपने बताया कि चेंजेस तो रहते हैं क्या मतलब ये अभी जो तुम्हारी फोटो लग जाएगी लिखा, ठीक है? एक लगा तो यहीं बगल में रहता है, ये तो जानते हो 2-4 को इनमें से। सभी ठीक ठाक बच्चे हैं। सर वो तो टॉपर था। हाँ तो टॉपर था का मतलब क्या है? इसकी लगा रखी है। तभी तो लगा ये टॉपर था। मेरे को कुछ करने नहीं दिया, वो सर बाकी स्टेडियम आ आपने तो गया। ऐसे ही छोड़ देते हैं। बेचे करते हैं। क्या बोलते हैं? कितने खुश होती है। पता नहीं खुद ही को। अगला, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल। लिखो। अभी जो किया था देख हाँ जी बोलो। अच्छा हॉलोज क्वेश्चन है क्वेश्चन हो गया तो हो तो गया। न्यूमेरिकल में इतना बड़ा था। अरे एक बताना था कि किस तरह से होगा, अब तो कर ही लोगे उस तरह के। पोटेंशियल क्या करूँ? अरे वो तो दिख नहीं रहा ऐसे कर इधर आओ। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल। मैं कैसे से गई थी यू बाइट साइड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल, मैं बोल रहा था, इसमें देखना कुछ नहीं है। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल, अभी हमने क्या निकाला था? इंटेंसिटी निकाली थी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना जरा एक बात, ये रहा यूनिफॉर्म शेल, शेल का मतलब खोखला, थिन शेल है, बाहर सेम रहेगा GM/R, अंदर भी सेम रहेगा GM/R, बस ये ध्यान रखना है। क्यों? देखो पोटेंशियल का तुम्हें फॉर्मूला अगर याद हो, बेसिक डेफिनेशन याद हो, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करते हैं। पोटेंशियल क्या था? इट इज द वर्क डन
पर यूनिट मास, याद आया, या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास, बताई थी बात। यस सर। अब लेकिन अंदर तो मास हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि अंदर कैसे हो गया, पोटेंशियल इंटेंसिटी जीरो क्यों थी, यही मैं कहानी समझा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। ठीक, तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास, जो भी तुम कहना चाहो। एनर्जी वर्क एक ही चीज होती है, इसलिए एक ही चीज तुम जानते हो किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, किस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, इसका मतलब क्या होगा, हमें एक मास लाना है m, p पॉइंट तक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो आंसर है gm1m2/r, हाँ याद है ना, gm1m2/r। यहाँ तक लाना है सरफेस तक, तो कितना करना पड़ा, gm/R, हाँ हाँ इतना करना पड़ा कि नहीं, यस एक यूनिट मास के लिए। वर्क डन, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ वर्क डन पर यूनिट मास, तो हमें एक यूनिट मास, यूनिट में 1 किलोग्राम मास उठा के चले, तो 1 किलोग्राम मास यहाँ तक लेके आए, तो कितना वर्क करना पड़ा, gm इसका मास अपॉन r। क्लियर, सरफेस तक लाए तो कितना करना पड़ा, gm/R, इज दैट क्लियर। अब सोचो कि सरफेस के अंदर चले गए, एक कमरा था, कमरे की बाहर की दीवार तक, ध्यान से बात सुनो, कमरे से खोखला है अंदर से, तो कमरे के गेट तक हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा। कहां से, इन्फिनिटी से, वो तुम्हें डेफिनेशन पता है, वर्क डन इन इन्फिनिटी, याद है ना। तो इन्फिनिटी ने बहुत दूर से गेट तक तुम्हें 10 जूल वर्क करना पड़ा। गेट के अंदर आने तक कितना करना पड़ा, ध्यान से, कॉमन सेंस लगा रहे हो, बहुत दूर से है, मान लो पाकिस्तान से चल के आए, तो पाकिस्तान से लेकर के तुम्हें यहाँ तक, कहाँ तक, कमरे के गेट तक 10 जूल वर्क करना पड़ा, कितना, 10 जूल। तो बताओ पाकिस्तान से ही कमरे के अंदर आने तक कितना करना पड़ा, उसमें थोड़ा सा ऐड और प्लस अंदर कुछ करना नहीं पड़ रहा, हाँ तो बताओ कितना करना पड़ा, उतना ही उतना ही जितना सरफेस पे किया था। अब याद आ गई बात, मतलब समझ में आ गई, याद क्या आ गई, समझ में आ गई बात। अब नहीं, अब यहां पर आ जाओ वापस, इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में कितना करना पड़ेगा, gm/r, क्योंकि मास तो है, सरफेस वाला तो है। सरफेस से अंदर जाने में कितना करना पड़ेगा, 0, कुछ काम ही कुछ नहीं, क्योंकि अंदर कोई मास ही नहीं है। तो बताओ टोटल वर्क तुम्हें कितना करना पड़ा, r मतलब रेडियस, जितना सरफेस पे करना पड़ा। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है। समझ में आया क्यों होता है, यस डेफिनेशन से समझो ना, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी गिवन पॉइंट। तो अब ये सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या, कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल, हाँ, इनसाइड द स्फेरिकल शेल v बराबर 0, i is not equal to 0, i is equal to 0, v is not equal to 0, both i and v are 0। तो बताओ क्या आंसर है, आंसर है ये, याद आ गया, i तो अभी याद कर रही है तुमने, i बराबर 0 होता है, लेकिन v 0 नहीं होता, v कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट 12th में बहुत काम आएंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, और 11th में भी थोड़े बहुत सवाल मिक्स होकर आएंगे। क्या लिखा, बना लो, बना लो, ब्याली कक्त है, तो गड़बड़ी आती तुझे, सुननी समझ नहीं, बोले ब्याली कक्त है, इसका मतलब ब्याली कक्त है, अरे वाह, अरे नहीं, फिर सच में आती है सब, समझ में आ जाती है, बोलनी नहीं आती। ओके। सही वाला भी बना लिया नहीं इसको देख रहे हो तो गढ़वाली है ही, मुझे देखो मैंने बोला मैं क्या हूँ, मुझे बहुत शब्द आते हैं, हाँ प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो मैं गढ़वाली थोड़ी हूँ भाई, प्रोनाउंसिएशन तो गलत रहेगा ना, जैसे हम इंग्लिश में वो ऐसे जवानी से बोलते हैं, ब्याह ऐसे करके बोलते हैं तरीके से, ले को अलग बोलते हैं, तो सुनना, मजाक कर रहा मैं, सही बोला, जोर बोलो। ना मैंने बोला फिर एक बार हो गया ऐसे। पहला पॉइंट देखो, आउटसाइड द शेल, डायग्राम बना, अभी तो डायग्राम भी नहीं बनाया, बन गया, अच्छा ठीक, नीचे के लिए। तो नीचे लिखो, हाँ नीचे देखना, आउटसाइड द शेल, पहला पॉइंट।
आउटसाइड द शेल, और आउटसाइड द शेल तो तुम्हें पता ही है, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा दो -gm/r। इनको पढ़ लेना अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, मैं भी एक आध बार और दोबारा रिवाइज करा दूंगा ये सब बातें, क्योंकि इनमें पता है एमसीक्यूज बहुत सारे बन रहे हैं एक एक छोटी छोटी बातों से। हाँ, ये वहाँ पे इतना है, वहाँ पे इतना है, छड़ा -gm/r। सेकंड पॉइंट लिखो, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द शेल, बस लिख दो, इनसाइड द शेल ऑब्लिक ऑन द सरफेस, मतलब समझ में आ गया होगा, इनसाइड द शेल ऑब्लिक ऑन द सरफेस, मतलब दोनों जगह, सरफेस पर भी उतना ही होता है और अंदर भी उतना ही होता है, शेल में उतना होता है, तो लिख दो -gm/R, कैपिटल आर तुम्हें पता है क्या है, रेडियस। मिटा दो दिमाग मिटा दो। ग्राफ बनाओ, बनाओ उससे पहले समझो, अजीब कुछ नहीं बता रहा। सेम चीज उल्टी बना दी। हाँ देखो, सेंटर पर v कितना था, gm/r, अंदर सब जगह बराबर है, इनसाइड द स्फीयर सब जगह बराबर कितना है, gm/r, लेकिन माइनस का तो माइनस में बनाना पड़ गया, सरफेस तक इतना ही था, उसके बाद घटने लगा, खत्म, नहीं समझे, बढ़ेगा कैसे हो तुम, आर के इनवर्सली पे पूछ, पाप लगे बता तू, काली माता मारेगी, सर मैं गाय से ठुकी थी। तो गाय मारे, गाय माता मारेगी, देखो अब बैल बाप भी मार सकते बोला उड़ गई तो मैं। ये देखो, सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट है, अंदर बराबर रहता है हर जगह, gm/r, उसके बाद तुमने क्या देखा, घटना शुरू हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो घटेगा जीरो की तरफ को, तो घटेगा, तो घटा दो टाउ। अरे ये वाला ग्राफ इधर को ऐसे बना दो उल्टा, समझे, बट सर इसको नीचे बनाने की क्या सोचते हैं? क्योंकि माइनस का होता है ओह के, बनाओ, कितने खुश रहते हो तुम, ऐसे खुशी खुशी से पढ़ाई भी कर लिया करो, ज्यादा हंसते समझ में नहीं आता। वो नहीं तो क्या, साक्षी से पूछ लीजिए, इससे साक्षी बंधन में हंसती है। नहीं कल कह रही थी, कल के परसों क्या कह रही थी, जब मैंने कुछ टॉपिक समझाया हंस रही दबा के, मैंने समझ में आया, कह रही है दोबारा समझा, झूठ ना बोल, तू कह रही थी ऐसे परसों, कह रही दोबारा समझा दो, मैं हंस रही, समझ नहीं आया। ये ग्राफ अच्छे से देख लेना, यहाँ लिख भी तो दे, v है या r है, ये सूंघ के मर जाएगी तू क्लोरोफॉर्म की जगह, खुशबू आ रही है तुम्हें, गिरी जा रही है, चली गिर जा रही है, तो दया आती है बेचारी, एक दिन मर जाएंगे हंसते हंसते, मुझे तो दया आता है इसमें, एक दिन हंसते दया आती है मुझे, एक दिन हंसते हंसते मर जाएगी जिया, हंसी से हुई एक लड़की की मौत, इससे मैं ज्यादा नहीं हंसी है, हंसी ले सकती है आपकी जान। एक मास्टर को ठहराया गया इसका जिम्मेदार, हंसाने के जुर्म में गिरफ्तार। अगला, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वो होलो था ना, होलो यूनिफॉर्म चलने की बात है, साक्षी कहीं की, लिखो पोटेंशियल ड्यू टू, देखो तबीयत खराब हो गई, पोटेंशियल ड्यू टू, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ऑन रिकॉर्ड नहीं, इस काम के लिए फेमस हो रहा था, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, जल्दी लिखो, सॉलिड स्फीयर तो बाहर तो उतना ही होगा,
बाहर तो कोई समस्या नहीं ना, बाहर तो सेफ होगा लगता है, बाहर भी और सरफेस पर भी। तो लिखो बाहर, मतलब बाहर मतलब पहले लिख दो बाहर, अरे बाहर मतलब आउटसाइड, हाँ ठीक है, वो बाहर लिख दो कहीं, ये है सही, बाहर भी लिख देगा। बाहर का लिखा था, अब कोई नहीं लिखा। स्मॉल आर भी स्मॉल तो लिखा था स्मॉल और ये डायग्राम बना लेना पहले, डायग्राम बना लेना, उसको ऐसे मार्क कर देना, मार्क का आंसर ना ऐसे से कर देना, इसका मतलब ये सॉलिड है, ठीक है। हम या शेड कर देना, शेड तो क्या ही करोगे, बस ऐसे कर देना। शेयर करें। हो गया। लिख दिया आउटसाइड द स्फीयर, तो फॉर्मूला भी लिख दो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड ऑन द सरफेस में भी कोई दिक्कत नहीं, इनसाइड द सरफेस दिक्कत है बस। हाँ इनसाइड हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो पहले ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस में तुम क्या करोगे पता है, पहले ऑन द तो लिख दो, ऑन द सरफेस में क्या करोगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो और क्या करोगे, बस लिख दो, हाँ बस रेडियस के बराबर हो जाएगा आर माइनस जी एम अपॉन आर, ये लिख दो। अच्छा कि हमने फॉलो कर हाँ वो होलो का था, होलो में दोनों एक ही बात थी, लेकिन सॉलिड में एक बात नहीं है, कभी तुम्हें पता है। हाँ बोल सही, सॉलिड में आउटसाइड आर तो सेम रहेगा, ऑन द सरफेस वाला भी सेम रहेगा उसी की तरह, जी एम अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा पता लग गया, क्योंकि इस बार अंदर भी मास है, हाँ उसमें आने में क्लियर है कि नहीं, उसमें अंदर मास नहीं था, तो बस लिख दो थर्ड पॉइंट इनसाइड, और ये रहा फार्मूला, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 3r² माइनस r² माइनस r² अपॉन 2r³ स्मॉल आर क्या है पता है ना, ये वाला डायग्राम दोबारा बना लेना, ये वाला चलो आर यहाँ तक है, एक मिनट वो हाँ। इनसाइड द स्फीयर वाला बताओ ये रहा ये, कैसे कैसे बताइए? बता दो ना। बोले फॉर्मूला कैसे आया, हाँ ऐसे यहाँ पे 3r की ज्ञान है। देखो फॉर्मूला कैसे आया मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैंने सुना है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक साल का, ठीक है, एक साल भी बचा नहीं अभी, ठीक है, फॉर्मूले तुम्हें सब पता लग जाएंगे कैसे कौन सा आया, अभी कैसे पे थोड़ा सा कम फोकस करो। सर मतलब कि क्वेश्चंस में आंसर हाँ आप क्वेश्चन में तो आएगा ही, तभी तो लिखा रहे हैं, लिख दो लिख दिया। कब, ये डायग्राम था, ये वाला स्मॉल आर ये है, कैसे तुम्हें सब पता लग जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं बता सकते। माइनस जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस r², हो गया। हो गया। अगला लिखो एट द सेंटर, इसी का अगला पॉइंट एट द सेंटर, इनसाइड में Inside- होगा। हाँ सेंटर पर मास बदल रहा है ना लगातार, यहाँ अलग है, यहाँ देखो हरी बात समझ में, मास लगातार चेंज हो रहा है, चलने दे, देखिए लिखो भैया एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या करोगे, आर को 0 रख दोगे, हाँ मेरी बात है ना, एट द सेंटर पे स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म गायब हो गई, एक कैपिटल आर भी तो 0 ही होगा। कैपिटल आर रेडियस 0 हो जाएगी, रेडियस तो जितनी है उतनी है, कैपिटल आर रेडियस है इसका, फिर से समझ जाता, कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जहाँ पॉइंट है, तो सेंटर पर स्मॉल आर तो 0 होगा, कैपिटल आर तो कैपिटल आर है, तो देखो लिख दो आंसर डायरेक्ट 3gm अपॉन 2r, यहीं से आया आर को 0 रख के, माइनस 3/2 gm अपॉन आर, खत्म, खेल खत्म। तो ये थोड़े से वही यार टॉपिक थे, ये यही है कि जो सरफेस पे होता है 3/2 गुना होता है, दिख ही रहा है हमें, जो सरफेस पे होता है 3/2 गुना होता है, ये भी लिख लो, क्या? एक नोट एक स्टार लगा के लिख दो, मेरे का भी लिख दो, v सरफेस इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ v सेंटर, 3/2 sin of दिख ही रहा है ना, तो 3/2 और द सरफेस, क्या उल्टा लिख देंगे मैंने, हाँ सेंटर इधर आएगा, सरफेस इधर आ जाएगा, हमने भी उल्टा लिखा है। सर 3/2 कर सकते हैं।
इतना दिमाग नहीं है मेरे पास जी, तुम्हारे जैसा। बाल लहराने से दिमाग थोड़ी बढ़ जाएगा। मिटा दो इसको। Yes, sir. बोला मैं दिमाग लहरा रही बाल। अब मैं समझ गया तुम्हारा दिमाग कहाँ है। समझ गया, मैं समझ गया, सब समझ गया हम दिमाग कहाँ है। लिखो ग्राफ बनाएंगे, लिखो ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड के लिए बनाएंगे ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। तो देखो सेंटर पर कितना है 3/2 GMR, Yes. घट रहा है घट रहा है घट रहा है, सरफेस पर मैक्सिमम फिर घट रहा है। अरे समझ रहे बात, अच्छा घट रहा है नहीं यहाँ बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। बनाओ। ये ग्राफ याद रखना, बाबा जी का टोल्लू। ये याद रखना, ऐसे में बहुत सिंपल सा ग्राफ है बेचारा, ऐसा नहीं है ये। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, बना लो। सर वैसे ही है। हाँ, हाँ। इसका आगे हाँ, इसके नाम भी याद रखना है, ये हाइपरबोलिक होता है इतना पोर्शन, ये पैराबोलिक होता है, पूछा भी जाएगा कि यहाँ तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पर बढ़ रहा है ऐसे पैराबोलिक, और यहाँ पर घट रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अंदर से बाहर को जाओगे तो बढ़ेगा ही ना, जैसे ग्रेविटी बढ़ रही थी, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आके, पैराबोलिकली बढ़ रहा है। और ये इसके नाम भी लिख देना, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, ये रीजन पूछा जाएगा। क्या कि इसमें में क्या पूछा जाएगा? रीजन में रीजन अच्छा रीजन। अच्छा